हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग देखेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 में ये कहा गया था कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उन सभी को राजकर्मी बनने के लिए एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी। इससे संबंधित जो वायरल मार्गदर्शिका है यानी वायरल जो गाइडलाइन है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वायरल है, अभी इस पर किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी वायरल ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसी तरह का कुछ भी निर्देश जो है सक्षमता परीक्षा के लिए दिए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। और अब तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्यों ये वीडियो आपको देखना है ये इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है आपको सिलेबस जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। मैं जो हूँ इस वीडियो में आपको सिलेबस क्लियर करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और साथ ही साथ इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि परीक्षा किस तरह की होगी। तो परीक्षा जो होगी बहुविकल्पीय होगी और 1 अंक का होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 अंक का होगा और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न में जो है सभी बहुविकल्प के होंगे और 1 नंबर होगा, कोई भी गलत अंक जो है नहीं काटे जाएंगे। परीक्षा का जहाँ तक विषय की बात है तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी माध्यमिक प्राथमिक या उच्च माध्यमिक जो कक्षाएं हैं उनके अनुसार जो निर्धारित पाठ्यक्रम जो पढ़ाए जाते हैं वो सभी विषय होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप जो है 1 to 5 के लिए भर रहे हैं, 6 to 8 के लिए भर रहे हैं, 9 10th के लिए भर रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो चीज़ें जो होंगी आपको इसमें पढ़ना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 to 5 वाले हैं केवल 1 to 5 से लेकर के जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसी से उनका काम चल जाने वाला है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरह से 6 to 8 वाले को केवल ये नहीं कि क्लास 6 से 8 तक पढ़ लिए और उससे हमारा काम हो जाएगा। क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आइए मैं इसको आगे बताता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ दिया है सिलेबस, यहाँ जो पाठ्यक्रम दिया है इसमें कहा गया है कि बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस आयोजित किया गया था टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए, वो चीज़ें जो है इसमें आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीपीएससी में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए सिलेबस थे उसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो है 120 प्रश्न पूछे गए थे। 120 प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें अगर बात करी जाए 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए जो प्रश्न थे वो जो थे आपने देखा होगा कि उसमें जो है कुछ जो प्रश्न हैं वो आपके सिलेबस से हैं और कुछ जो है जीके जीएस से सवाल किए गए थे। मतलब ये कि उसमें जो आपने देखा होगा कि 80 और प्लस जो है 40 प्रश्न जो है इस तरह से अलग से किए गए थे। तो जीके जीएस जो था उसमें भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिला था। उसी तरह अगर बात करी जाए 6 to 8 की अगर बात करी जाए तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि जो 80 नंबर थे वो आपके सिलेबस से थे और जो 40 नंबर थे वो आपको जो है बाहर से थे। इसमें जो 40 अंक थे इसमें भी आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स था, मैथ्स था, है ना, साइंस था, ये सारी चीज़ें थी। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर एसएसटी का था तो एसएसटी के उसके 80 मार्क्स थे। इसके अलावा जो है बाकी जो 40 अंक थे ये अलग अलग सब्जेक्ट के थे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप जो है इसको चुनते हैं तो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो है बहुत सारे जो है आपको पढ़ना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि परीक्षा जो है बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं है। जैसा कि कहा गया था ये आपको समझ जाना है। इसमें कह रहा है कि 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अर्हता के लिए तो जो भी लोग हैं, जो भी शिक्षक हैं वो सभी लोग भरेंगे। दूसरी चीज़ है कि 1100 रुपया जो है आपको इसके लिए पे करना होगा। सबसे जो कठिन कहा जा सकता है कि इसमें जो परीक्षाएं होंगी वो सीबीटी बेस पे होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। तो जो लोग व्यक्ति जो है कंप्यूटर चलाना नहीं जानते उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और जहाँ तक जो समय रखा गया है परीक्षा का उससे तो ये प्रतीत होता है कि बिल्कुल सीबीटी एग्ज़ाम ही होगा। और इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति सीबीटी नहीं जानते हैं या उस तरह से जो है वो कंप्यूटर चलाने में दक्ष नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था करने की प्रयास किया गया है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही टफ काम होने वाला है, क्योंकि सभी लोग जो है कंप्यूटर चलाने में उतने ज़्यादा दक्ष नहीं हैं। अब देखिए इसके लिए क्या कहा गया है, कौन जो है कितने अंक लाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या है
2374 इसमें जो है 2007 में ही कह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति होंगे उनको इस तरह से अंक प्राप्त करने होंगे पास होने के लिए। जैसे अगर सामान्य व्यक्ति का आदमी है और उसको 150 में से 40% जो है अंक लाने होंगे पास करने के लिए। उसी तरह जो है इसमें आप देख सकते हैं EWS की कहीं भी चर्चा नहीं करी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो है अगर देख दिया जाए छठे चरण को छोड़ करके तो बाकी टीचरों को देखा जाए तो वो लोग EWS के दायरे से बाहर आ जाएंगे, हो सकता है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं किया गया। हो सकता है इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो ये प्रतिशत अंक है ये सभी को प्राप्त करना होगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो बात सब लोग कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति BPSC के द्वारा जो है निर्धारित कट ऑफ ला लिए हों उनको इस परीक्षा से जो है वंचित रखा जाएगा या नहीं देनी होगी, इसका जिक्र अभी कहीं भी किया नहीं गया है। तो आप देख लें अपने कैटेगरी के अनुसार आपको जो है इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे सामान्य के लिए जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग जो एनेक्चर 1 के तहत आते हैं उनको 34%, और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, यानी पिछड़े एनेक्चर 1 यानी EBC की हम बात कर सकते हैं, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको 32%, दिव्यांग और महिला को भी 32%। तो इतने अंक लाने के बाद जो है आप सक्षमता परीक्षा पास हो जाएंगे। सबसे मुश्किल चीज़ जो है अब आने वाली है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो आप क्या समय रखा गया है। जैसे विज्ञापन जो है 26 जनवरी को जो है ये रिलीज़ हो जाएगा। हालांकि हम लोगों को चाहिए कि 26 जनवरी तक इंतज़ार करें, उससे पहले हम लोग कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता है। समय रखा गया है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय रखा गया है 5 फरवरी से 16 फरवरी तक। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हमें लग रहा है, क्योंकि जब 15 तक फॉर्म ही भरा जाएगा तो फिर 5 से जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड हो सकता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये मिस्टेक हो, यहाँ 15 होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि डाउनलोड जो है आपको एडमिट कार्ड जो है वो जिला स्थापना पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा जो है सत्यापित किया जाएगा। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है 6/2, तो हो सकता है कि कहीं 16/2 को जो है ये काम करना हो उन्हें। और परीक्षा की जो समय रखा गया है ये देख सकते हैं, ये मैं बता रहा था बार बार कि 26/2 से लेकर के 23/3 तक का समय रखा गया है। मतलब ये कि बहुत कम संख्या में जो है परीक्षाएं होंगी, तब जा कर के इतना समय लग रहा है। और इससे ये क्लियर ही है कि CBT एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और सभी का एग्ज़ाम जो होगा सेंटर जो है जहां तक हमें लग रहा है कि पटना ही रहने वाला है, ताकि इतने जो है लोगों का जो है एक साथ जो है परीक्षा लिया जा सके। और इसीलिए ज़्यादा समय रखा गया है कि अल्टरनेट करके जो है बार बार जो है लोगों को बुलाया जाए पटना, और उन सभी से जो है वहीं पर एग्ज़ाम लिया जाए। विशेष अनुदेश में देखा गया है कि यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको विभागीय जो है अनुमोदन किया जाएगा परीक्षा फॉर्म भरने के समय में। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार विद्यालय समिति पर जाकर के जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसमें खास ये ध्यान रखा गया कि अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और विज्ञान तिथि सही से ही भरेंगे। साथ ही साथ जो भी उनके पास शैक्षणिक योग्यता है और साथ ही में साथ नियुक्ति पत्र जो है इस पर आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट चीज़ ये कहा गया है कि जैसे ही आप जो है परीक्षा देंगे उसके बाद जो है आपका जो जिला है वो 3 विकल्प देना होगा। ये भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है इस पर अपना जो है आपत्ति दर्ज करा रहे थे। तो 3 जिला तो चुनना ही पड़ेगा, और उसमें ये कहा गया है कि 3 जो जिले हैं, जिला तय करेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, लेकिन विद्यालय तय करेगा शिक्षा विभाग। तो ये चीज़ें हैं, इसमें जो है आप जो है उसमें बहुत सारा जो है एक तरह से कहा जाए कि लोगों की जो है पहचान जो है वो जाहिर करने के लिए बहुत सारे तकनीकें अपनाई गई हैं। इसके लिए परीक्षा के समय में जो है 2 मशीन दी जाएगी जो लोगों को जो परीक्षा देंगे उनके थंब और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन करेगी। उसी तरह से QR कोड रखा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से रखा जाएगा कि एक साथ 2 विषय के अलग अलग अभ्यर्थी रहे, एक विषय के न रहे। इसी तरह से जो है आप वरीक्षक या केंद्रीय शिक्षक होंगे उनके एडमिट कार्ड पर मुहर लगाई जाएगी, और उस एडमिट कार्ड को स्थापना कार्यालय में जो है उसी दिन जमा करना होगा, और वहाँ भी फिर थंब और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। फिर जब विद्यालय अलॉट होगा तब भी आपको जो है थंब और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। काउंसलिंग के समय भी किया जाएगा। मतलब कहा जाए कि एक तरह से 2, 3, 4 बार जो है आपका जो है रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर किसी का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो उसे फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी। समय जो रखा गया है कि जो लोग CBT
जो है वो तैयार नहीं है। वे लोग जो है जिला के जो है या प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ 7:30 से 9:30 बजे जा कर के जो है इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि वो किस तरह से ऑनलाइन परीक्षाएं जो है उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है इसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, ये किसी भी तरह का ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ये जो है मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सारे बदलाव हो जाए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ें जो है वायरल हो जाती है और फिर उसी चीज़ पर मुहर भी लग सकती है। तो चलते हैं हम लोग बिना देर किए अपनी तैयारी में लग जाएं और पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।